एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं अप्लाइड फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग डायमेंशन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसको कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सिखाया था। और आज हम लोग और भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सीखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, बार बार इसको रिवीजन कीजिए क्योंकि इसका आने का चांसेस काफी ज्यादा है। आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां से जरूर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अभी से ही सारे टॉपिक को कवर करते जाइए। जहां जहां आपको बता रहे हैं कि ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है, उसको अच्छे से रिवीजन कर जाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग और भी डायमेंशन निकालना सीखते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ डायमेंशन निकाले थे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है, पहले उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन दे देगा कि राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और उसमें 5 फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और उसका डायमेंशन निकालने के लिए बोलेगा। तो आपको फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तो आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते, और ये तभी संभव होगा जब आप बार बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रेशर क्या होता है, तो कहता है कि किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स उसके सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर लगता है तो उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। और आप जानते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपको पहले भी बताए थे कि फोर्स का डायमेंशन आप रट लेंगे mLT-2। पहले ही बताया हूं कि हम लोग जैसे ही मिलेंगे वहां पर बोल देंगे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2। आप अपना नाम भूल जाइए पर ये डायमेंशन को मत भूलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और एरिया का बात होता है, तो एरिया का मतलब हो गया लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए भी L, तो यहां से ये आपका निकल गया L²। देख लीजिए, तो हमको क्या करना है, प्रेशर का डायमेंशन निकालना है। तो प्रेशर यहां पर हम लिख देंगे फोर्स के जगह में mLT-2, mLT-2 करेक्ट है, और नीचे में एरिया के जगह लिख देंगे L²। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, mL1T-2, और ये नीचे वाला टर्म अगर ऊपर जाता है, याद रखना नीचे का टर्म जब ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप याद रखेंगे कि m का पावर यहां 1 है, L का पावर यहां 1 है, और जब भी कोई सेम प्रोडक्ट गुना में रहता है तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 1 है, इसके साथ गुना है L, तो पावर जुड़ गया, तो +-2 और T-2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यूज आ रहा है mL-1, देख लीजिए, और T-2, और ये प्रेशर का डायमेंशन निकल गया। ठीक है, ये प्रेशर का डायमेंशन निकल गया, और इसको फाइनली हम लोग क्या करेंगे, घेर देंगे, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखते हैं। एक चीज और यहां पर बता देता हूं, एक चीज और बता देते हैं, स्ट्रेस का अगर डायमेंशन आया, स्ट्रेस, ठीक है, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर हम स्ट्रेस किसको कहेंगे। ठीक है, देखिए, अगर किसी इलास्टिक बॉडी के बारे में बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक रबड़ ले लिए, ठीक है, ये इलास्टिक बॉडी है रबड़, और इस रबड़ को पकड़ के आप खींच रहे हैं, तो आप जो फोर्स लगाएंगे, ऐसे फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, नहीं तो डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। तो जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये थोड़ा लंबा हो गया, है ना, रबर को पकड़ के आप खींचे तो लंबा हो गया, स्प्रिंग को पकड़ के खींचे तो लंबा हो गया। तो ऐसा फोर्स जो बॉडी के साइज को चेंज कर दे, ऐसे फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, और डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा बाहर से लगेगा। उसी समय इसका अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वह वापस लाने के लिए एक फोर्स डेवलप कर देगा, ऐसे फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, है ना। रबड़ को आप खींचते हैं, आप नोटिस करेंगे कि जब हम फोर्स हटाते हैं तो वापस वह रबड़ आ जाता है, तो कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो उसको वापस अपनी ओर लेके आता है। ऐसे फोर्स को यहां पर हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। पर यही जब आप हायर सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वहां पर रेसिस्टिव फोर्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस बराबर होता है रीस्टोरिंग
फोर्स और डिवाइडेड बाय जिस एरिया में ये डेवलप हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल या क्रॉस रेसिस्टिंग एरिया, ठीक है, रेसिस्टिंग एरिया, रेसिस्टिंग एरिया। और एक चीज आप याद रखेंगे कि प्रेशर बॉडी पर एक्सटर्नली लगता है, बाहर से लगता है, और जो स्ट्रेस है वो मटेरियल के अंदर से लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं कहीं स्ट्रेस डायरेक्ट लिख देता है फोर्स बटे एरिया, तो समझ जाना है कि इस बार बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स है उसके द्वारा फोर्स लग रहा है उस पूरे यूनिट एरिया पर, तो उसको हम लोग स्ट्रेस कह रहे हैं, और बाहरी फोर्स उस एरिया पर लग रहा है तो उसको प्रेशर कह रहे हैं। तो आपको जब डायमेंशन निकालना होगा तो मेन चीज को पकड़िए कि हम किसके मदद से निकाल सकते हैं। रेस्टोरिंग भूल जाइए, रेसिस्टिंग फोर्स भूल जाइए, मेन क्या है? फोर्स है, और क्या है? एरिया है। और फोर्स का डायमेंशन ऑलरेडी आप पढ़े mlt-2, और एरिया अभी तुरंत आपको पता है L स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ml-1t-2। तो दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि प्रेशर और स्ट्रेस का दोनों का डायमेंशन सेम होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? चलिए, तो ये दो यहां से हम लोग को निकल गया। चलिए अब हम तीसरा आ जाते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं कि सरफेस टेंशन किसको कहते हैं। सरफेस टेंशन किसको कहते हैं? देखिए, क्लास में आपको जितना सारा हम न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट्स बता रहे हैं, वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से नोट्स बनाते हैं और उसको अच्छे से याद करते जाते हैं, एकदम यकीन मानिए आपका फिजिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला और कोई चीज छूटेगा भी नहीं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये सरफेस टेंशन होता क्या है? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, पर यूनिट लेंथ होता है। होता क्या है पहले ये समझ में आना चाहिए। तो सरफेस टेंशन हमेशा याद रखना है फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है, लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है। अगर कोई लिक्विड रेस्ट में होता है तो लिक्विड क्या करता है? अपने आप को मिनिमम एरिया देना चाहता है, और उस मिनिमम एरिया देने के कारण मॉलिक्यूल्स क्या होता है? स्ट्रेच होता है, खिंचाता है। तो उसमें जो फोर्स रियलाइज होता है पर यूनिट लेंथ में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप समझना चाहेंगे तो ऑलरेडी हम लोग इसको फ्लूइड सब में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम लोग क्या किए? फ्लूइड को डाल दिए, फ्लूइड को डाल दिए। अब आप नोटिस करेंगे कि यहां का जो मॉलिक्यूल्स है वो सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहा है, और इस खींचने के क्रम में एक यहां पर परत का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें तनाव दिख रहा है, जिसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसका मतलब यहां पर टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हो रहा है, एफ इधर का मॉलिक्यूल्स इधर, और ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स होगी पर यूनिट लेंथ में, तो उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो फिर से वापस लिख देंगे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है। तो आप नोटिस करें कितना इंपॉर्टेंट है फोर्स, हर बार आ रहा है। और लेंथ का डायमेंशन ऑलरेडी आप जानते हैं कि कैपिटल L होगा। तो यहां से सरफेस टेंशन बराबर कितना हो गया? mlt-2 और L लिख देंगे। बार बार आप फोर्स के लिए अलग से तोड़ के मत बनाइए, आप डायरेक्ट लिख देंगे कि हम लोग जानते हैं, और नहीं तो फोर्स का अलग से आप चाहेंगे तो डायमेंशन बना भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप नोटिस करेंगे इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसलिए कट गया ये। तो यहां से डायमेंशन निकल गया m, L का पावर 0, T का पावर -2। इसका मतलब m1 0 T -2। क्लियर एकदम हो गया? तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इनर्शिया बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें बॉडी अपने अवस्था में बरकरार रहना चाहता है, और मूवमेंट का मतलब होता है कि किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स लगे या कोई भी एक्सटर्नल चीज लगे जिससे बॉडी रोटेट करना चाह रहा है, घूमना चाह रहा है, तो उसको हम लोग मूवमेंट कह रहे हैं। तो अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो यहां से पता चल रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी अपने आप को घूमने से, टर्न करने से रोकता है। नहीं तो कोई बॉडी अगर घूम रहा है तो अपने आप को
रुकना नहीं चाहता है, तो जिस इनर्शिया से वो अपने आप को मेंटेन किया हुआ, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर होता क्या है, तो ये होता है मास अगुना डिस्टेंस का होल स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर, याद रखना। तो क्लियर हो गया कि मास के लिए हम लोग कैपिटल M यूज करते हैं, और डिस्टेंस है इसका मतलब है लेंथ, और स्क्वायर है तो LT, तो यहां से निकल गया M L स्क्वायर, और T का पावर कितना 0। क्लियर? तो डायमेंशन कितना हो गया, मास के लिए 1, लेंथ के लिए 2 और टाइम के लिए 0। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए नेक्स्ट 5वां आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। कह रहे हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए। इसी का दूसरा नाम है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, देखिए इसको समझिए पहले। मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और इस स्प्रिंग में इस तरह से एक कंटेनर लटका हुआ है, इसमें कोई मास नहीं दिए। जैसे स्प्रिंग में हम कुछ मास डालेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो स्प्रिंग है ये इस तरह से खिंचा गया, ये देखिए इस तरह से खिंचा गया। इसका मतलब स्प्रिंग अपने ओरिजिनल अवस्था से x डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर? फोर्स इसका किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, लोड जो है नीचे की ओर लग रहा है। जैसे लोड हटाइएगा तो स्प्रिंग वापस इधर भाग जाएगा। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई फोर्स इस स्प्रिंग के मटेरियल में डेवलप हुआ है जो इसको वापस ले जाता है। ऐसे फोर्स को स्प्रिंग फोर्स कहते हैं F। और ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो -kx होता है। माइनस यहां साइन हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर हो रहा है, इसका मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाना। तो आपको क्या याद रखना है कि F इज इक्वल टू -kx। स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कितना होता है, -kx होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पर k को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। k को क्या करें, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमको डायमेंशन किसका निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो k बराबर क्या हो जाएगा, जब भी आप डायमेंशन निकालेंगे तो माइनस प्लस को कंसीडर नहीं कीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा F बटे x। F का डायमेंशन पढ़े हैं MLT-2, कोई दिक्कत नहीं। और x क्या है, डिस्टेंस है, तो सारे चीज के डिस्टेंस के लिए हम लोग L यूज करते हैं। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन है वो डायमेंशन कितना आ रहा है, तो k इज इक्वल टू, देखिए L से L कट गया तो MT-2, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। फटाफट इसको रोक के अच्छे से नोट करेंगे और अब लोग और भी डायमेंशन देखते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं कि डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या है, तो न्यूटन साहब बोले थे कि अगर कोई दो मास है, ठीक है, मान लेते हैं एक m1 है और दूसरा मास जो है वो m2 है, ठीक है, m1 m2 क्या बोल दिए, मास है। तो न्यूटन साहब बोले कि अगर कोई दो बॉडी है या दो मासेस है और कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा गया है, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा गया है, तो मान लेते हैं डिस्टेंस r है, तो उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और वह जो फोर्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितना ज्यादा मास रहेगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब दूरी जितना कम रहेगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा। तो दोनों को जब हम मिला देते हैं तो ये देखिए m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और आप जानते हैं कि फिजिक्स में कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो बराबर का साइन आएगा, और जब बराबर का साइन आएगा तो अपने आप एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, और यहां पर जो कांस्टेंट टर्म आया इसी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला निकल गया, इसको, इस फॉर्मूला को हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
ठीक है, याद रखना है कि क्या बताया हूं कि न्यूटन साहब बोले कि इफ टू मासेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, अगर दो मासेस है कुछ दूरी में सेपरेट करके रखा है, देन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और वह जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, वो प्रोडक्ट होगा दोनों मासेस का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से जब हम इन दोनों को कंबाइन किया तो यहां से एक फार्मूला निकला F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस g का जो कैपिटल G है, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह रहे हैं, कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो याद रखना है कि जिसका डायमेंशन हमको निकालना है, जैसे हमको कैपिटल G का डायमेंशन निकालना है, तो इसको फ्री कर देना है। फ्री कहने का मतलब है कि फोर्स को यहीं रहने दीजिए, ये देखिए फोर्स को यहीं रहने दीजिए, ये r को यहां से हटा देते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां भेज सकते हैं आर स्क्वायर। और देखिए g के साथ ये मास गुना है, तो क्या बोला है कि जब भी किसी भी क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना तो पहले उसको फ्री कर लीजिए। ठीक है, तो यहां भी इसको फ्री कर लिया, ये हो गया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू जी। जो जो तरीका बता रहे हैं उसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा और सुनिएगा। ठीक है, फ्री कर लेना है। तो बोलोगे सर इससे पहले वाले आप फ्री क्यों नहीं कर रहे थे, तो आप नोटिस किए थे कि पहले वाले में हम निकालते थे फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स गुना मास गुना एक्सेलरेशन, तो ये ऑलरेडी फ्री था इसलिए नहीं करते थे, पर यहां पर आपको करना पड़ेगा। अब आ जाइए, अब कैपिटल G का डायमेंशन निकालना है, तो पहला क्या दिखा फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं mlt-2। ठीक है, आप नीचे लिख देंगे फोर्स का डायमेंशन, आप इसको और अच्छे से बनाने के लिए यहां लिख देंगे कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो mlt-2 होता है। ठीक है, अच्छा r जो है वो डिस्टेंस है, तो यहां पर r स्क्वायर का मतलब हो गया l स्क्वायर, और मास यहाँ m1 और m2 जो है ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m इंटू m। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या किए, फटाफट लिखते गए। देखिए f के जगह फोर्स के जगह ये डायमेंशन लिख दिए, डिस्टेंस के जगह l स्क्वायर, और यहां से हम डिवाइड कर दिए, तो m के जगह कैपिटल M इंटू कैपिटल M। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देंगे, इसका आने का चांसेस भी काफी ज्यादा है। अब देखिए एक मास तो यहां से कट गया, ठीक, तो यहां पर m का पावर कितना है बाबू, 1 है, और ये मास ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, m का पावर 2 हो जाएगा, कितना में, माइनस में, क्योंकि नीचे का चीज जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए l यहां कितना है, 2 है, और यहां कितना 1 है, तो l 1 है इंटू l 2 है, और इंटू कितना, t का पावर -2, और इसको बिग ब्रैकेट के अंदर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको बिग ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अब यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए +1 -2 -1, l का पावर 3 और t का पावर -2, तो यहां से आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का डायमेंशन निकालिए, -1 3 -2, मास के लिए ये, l के लिए ये, और टाइम। तो आई होप आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का डायमेंशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट हमको आ जाते हैं 7वां में कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, या इसका डायमेंशन क्या होता है। तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल g कहते हैं, करेक्ट। तो हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी को अर्थ सरफेस अपनी और जिस फोर्स से खींचता है उसको हम लोग वेट कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स होता है वो बराबर होता है mg, मास गुना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको क्या निकालना है, g का डायमेंशन निकालना है, तो g को फ्री करना है, g को क्या करना है, फ्री करना है, तो f डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू g। फोर्स का डायमेंशन आपको मालूम है mlt-2, रट जाना है, और डिवाइडेड बाय मास है तो m, और ये हो गया g। फिर यहां से देखिए m से m कट गया, पर आपको काट के नहीं दिखाना है, वहां जो उसमें काट मत दीजिएगा। ठीक है, मतलब इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर g का जो डायमेंशन आ रहा है क्या हो गया, m का पावर 1 है और नीचे का पावर गया तो -1 है। ठीक, इसको रहने देता हूं, और l और t का पावर -2। अब यहां से नोटिस कर रहे हैं कि ये 0 हो गया, इसका मतलब m का पावर 0, lt-2, तो ये डायमेंशन निकल गया एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का।
क्लियर एकदम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन आ जाते हैं, 8वां नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखिए जितना भी क्लासेस में आपको करा रहा हूं सारा इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं उसका आने का चांसेस काफी ज्यादा है, तो कुछ भी ऐसा हम नहीं छोड़ रहे हैं कि जो आपको आगे जाके दिक्कत करेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग ईटा कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ईटा। होता क्या है, कहता है कि लिक्विड जब फ्लो करता है, ध्यान देना बाबू, लिक्विड जब फ्लो करता है तो लिक्विड का हर एक लेयर अपने दूसरे लेयर को रोकना चाहता है। मान लीजिए लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है तो वो किसी ना किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है, तो ये सरफेस है, और लिक्विड लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। तो इस ऊपर वाले लेयर का जो वेलोसिटी होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इसको कहते हैं v प्लस dv, मतलब जो वेलोसिटी उसमें थोड़ा और ज्यादा जुड़ गया है। और नीचे वाला जो लेयर होता है उसका वेलोसिटी थोड़ा कम होता है, तो v होता है। और दो लेयरों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग dx कहते हैं। तो कहता है कि लिक्विड जब फ्लो करता है तो लिक्विड का हर एक लेयर अपने दूसरे लेयर को रोकना चाहता है, तो मोशन के विपरीत दिशा में लिक्विड के बीच में एक फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स को विस्कस फोर्स कहते हैं, और लिक्विड का ऐसा जो गुण होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। सीधा भाषा में याद रखना है कि सॉलिड सरफेस पर जब हम फ्रिक्शन का बात करते हैं तो वहां पर आपको समझ में आ गया कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। उसी तरह लिक्विड में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में दो लेयरों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वहां फ्रिक्शनल फोर्स, और विस्कोसिटी एक तरह का फ्लूइड का फ्रिक्शनल फोर्स है। क्लियर हो गया। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकाला जाता है, तो यहां एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv बाई dx। याद रखना है dv बाई dx को एक नए नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसी भी चीज को डिस्टेंस से भागा दे दिए तो जो टर्म बनेगा उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। तो देखिए डिस्टेंस से भागा दिए, किसको दिए? वेलोसिटी के, इसलिए इसका नाम वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? तो यहां का इस लेयर का वेलोसिटी v है, जिसके ऊपर वाला का v प्लस dv है, तो दो लेयरों के बीच में कितना का वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोई दिक्कत नहीं। और ईटा को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कह रहे हैं। माइनस इसलिए लगा कि मोशन इधर हो रहा है तो विस्कस फोर्स इधर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये विस्कस फोर्स इधर लग गया है। तो हमको डायमेंशन तो इसका निकालना है, तो क्या बोले, डायमेंशन निकालना, माइनस माइनस हटा दीजिए, तो F फोर्स इंटू dx डिवाइडेड बाय फ्री कीजिए एरिया I इंटू dv। कोई दिक्कत नहीं, इसी को ईटा कह रहे हैं। देख लीजिए यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, हम इधर लिखते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ईटा इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स की जगह mlt माइनस 2, और dx क्या है, दो लेयरों के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो इसको l लिख दिए, और डिवाइडेड बाय एरिया तो l स्क्वायर इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए l, टाइम के लिए -1। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आप नोटिस करेंगे एक l है, एक l है, यहां दोनों कट गए। आपको काट के नहीं दिखाना, सारे को ऊपर ले जाना है, पर हम यहां ओरली आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर बचा क्या मेरे पास, mt माइनस 2, और नीचे का टर्म ऊपर जाएगा तो l ऊपर जाएगा तो -1, और t क्या हो गया, +1। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो m, ये देखिए l -1 और -2 में +1 आ गया तो t का पावर -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। कितना हो गया, तो डायमेंशन हो गया m l -1 t -1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आई होप आपको आसानी से अच्छे से सारा डायमेंशन निकालना सीख गए होंगे। फटाफट इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में और भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन निकालना सिखाएंगे आपको, ठीक है। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप अपने बुक से। ओके, चलिए, थैंक यू।